डेक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। 1707 में मुगल एम्पायर औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब की मृत्यु होते ही मुगल एम्पायर बंगाल, अवध, पंजाब, हैदराबाद, मैसूर, मराठा और कर्नाटक के राज्यों में टूट जाता है। इसके अलावा ईरान शासक नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली, जो कि एक अफगानिस्तान का शासक था, उसके अटैक ने मुगल एम्पायर की रूट्स को बुरी तरह से हिला दिया। भारत में होने वाली इन सभी परिस्थितियों का लाभ अंग्रेजों ने उठाया। ये देखिए, ये है मुगल एम्परर औरंगजेब के टाइम का भारत का मैप, और ये है औरंगजेब की मृत्यु के बाद का मैप, जो कि कई राज्यों में डिवाइड हो चुका है। इसको जूम आउट करके देखते हैं। ये देखिए, ये बंगाल, अवध, मराठा एम्पायर, ये राजपूताना, ये पंजाब, सिंध, इसके अलावा ये हैदराबाद, ये कर्नाटक और ये मैसूर। इन राज्यों में मुगल एम्पायर डिवाइड हो चुका था औरंगजेब की मृत्यु के बाद। एक्सपेंशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार। 1613 में सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला ट्रेडिंग सेंटर स्टैब्लिश किया। इसके बाद सर थॉमस रो को किंग जेम्स फर्स्ट के एनवॉय के रूप में मुगल एम्परर जहांगीर के कोर्ट में भेजा गया। वहां पर थॉमस रो ने सूरत, आगरा, अहमदाबाद और भारूच में अपने बिजनेस सेंटर स्टैब्लिश करने की परमिशन प्राप्त कर ली। 1668 में इंग्लैंड के राजकुमार प्रिंस चार्ल्स सेकंड का मैरिज जो है प्रिंस कैथरीन के साथ होता है। पुर्तगाल की राजकुमारी प्रिंस कैथरीन के साथ होता है, जिसमें दहेज में ईस्ट इंडिया कंपनी को मुंबई मिलता है। उसके बाद मुंबई को ईस्ट इंडिया कंपनी के वेस्टर्न कोस्टल एरिया का हेड बना दिया जाता है, सेंटर बना दिया जाता है। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी ने ईस्टर्न कोस्ट पे भी बहुत सारे अपने बिजनेस सेंटर स्टैब्लिश किए थे। मुगल एम्परर फारूक शाह के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की गई थी। क्या होता है, 1717 में मुगल एम्परर फारूक शाह मुगल एम्परर बनता है, राजा बनता है, और राजा बनते ही वो बीमार हो जाता है। तब उसके दरबार में दो अंग्रेज जॉन शर्मन और विलियम हैमिल्टन आते हैं, जिनकी सजेशन पर फारूक शाह सही हो जाता है, और फारूक शाह सही होने के बाद खुश होकर अपनी 3 डिक्रियों के माध्यम से अंग्रेजों को बहुत सारी सुविधाएं प्रदान कर देता है, जिनमें पहली थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में बिना कोई टैक्स दिए केवल 3000 रुपये एनुअल पेमेंट के आधार पर ट्रेड करने की छूट मिल गई थी। इसके अलावा कोलकाता में उन्हें अपनी जमीन खरीदने की, किराए पर लेने की परमिशन प्राप्त हो चुकी थी। तीसरी थी, हैदराबाद के अंदर जितनी भी कंपनी के ड्यूज थे, यानी उधारी थी, उन सबको फारूक शाह ने वेव ऑफ कर दिया, यानी कि माफ कर दिया। और मुंबई में मिंटेड कॉइन को पूरे मुगल एम्पायर के अंदर सर्कुलेशन में लाया गया। कर्नाटक वार। कर्नाटक वार को जानने से पहले हम देख लेते हैं ये कर्नाटक है कहाँ पर। तो ये है हमारा साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में ये क्रीम कलर का जो पार्ट दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं कर्नाटक। कर्नाटक में फ्रेंच और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में 3 महत्वपूर्ण वॉर होती है, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हो जाती है। दोनों के युद्ध के बारे में रीजन्स वगैरह जानने से पहले हम देख लेते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच कंपनी के बीच में क्या डिफरेंस था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन थी, जबकि फ्रेंच कंपनी फ्रेंच गवर्नमेंट के अंडर में आती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी अपने सभी प्रकार के डिसीजन लेने के लिए पूरी तरह से फ्री थी, जबकि फ्रेंच कंपनी को अपने प्रत्येक डिसीजन के लिए फ्रेंच गवर्नमेंट पर
निर्भर रहना पड़ता था। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास बहुत सारे ट्रेडिंग सेंटर थे, यानी उनका जो इकोनॉमिकल एरिया था वो काफ़ी बड़ा था, जबकि जो फ्रेंच कंपनी थी उसके पास एकमात्र जो इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर था वो पौंडीचेरी था। इन सभी परिस्थितियों में जब अंग्रेजों और फ्रेंच कंपनी के बीच में युद्ध होता तो जाहिर सी बात है उसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत होना निश्चित था। अब हम देख लेते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्नाटक वार के होने के क्या क्या रीजंस थे। तो उसमें सबसे पहला रीजन था कि दोनों ही कंपनियां भारत में अपने बिजनेस को यानी बढ़ाने के लिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कमाने के लिए प्रयासरत थी। दोनों ही कंपनियां भारतीय माल को सस्ते से सस्ते दाम में खरीदना चाहती थी। दोनों ही कंपनियां भारत की मार्केट पे अपना कंट्रोल चाहती थी। इसके अलावा दोनों का ही यह सपना था कि भारत में पॉलिटिकल पावर को गेन करे, जिससे उसे ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट पर उसका इन्फ्लुएंस बढ़ जाए। इन सभी कारणों के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच कंपनी के बीच में कर्नाटक में 3 युद्ध होते हैं। फर्स्ट कर्नाटक वॉर एंड इट्स इफेक्ट। प्रथम कर्नाटक युद्ध और इसका प्रभाव। सबसे पहले हम इसका रीजन देखते हैं। तो फ्रेंच और इंग्लिश वर ऑन अपोजिट साइड इन द 1744 वार ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन इन यूरोप। फ्रेंच और इंग्लैंड अंग्रेज दोनों ही ऑस्ट्रिया के सक्सेशन के युद्ध में अपोजिट साइड में थे, यानी दोनों आपस में लड़ रहे थे, जिसका प्रभाव भारत पे भी आना निश्चित था। सबसे पहले हम देखते हैं कि कर्नाटक का रीजन कहाँ है। ये जो आपको ग्रीन कलर का पार्ट दिखाई दे रहा है ये कर्नाटक है। इसमें ये मद्रास ये ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेडिंग सेंटर था, जबकि पौंडीचेरी जो था वो फ्रेंच कंपनी का ट्रेडिंग सेंटर था। और इन दोनों के बीच में अर्काट जो कर्नाटक की राजधानी थी। जैसे ही भारत में दोनों कंपनियों के बीच में वॉर स्टार्ट होती है तो फ्रेंच कंपनी मद्रास के ऊपर अपना कब्जा कर लेती है। जब कर्नाटक का नवाब फ्रेंच के गवर्नर के पास आता है और बोलता है कि ये मद्रास जो है हमको दे दो, तो फ्रेंच का गवर्नर मना कर देता है देने से, जिससे कर्नाटक का जो नवाब होता है वो नाराज हो जाता है और अपनी सेना लेकर के फ्रेंच के ऊपर वो धावा बोल देता है। लेकिन फ्रेंच कंपनी जो है कर्नाटक के नवाब को हरा देती है। लेकिन जैसे ही यूरोप के अंदर फ्रांस और ईस्ट इंग्लैंड के बीच में एक पीस ट्रीटी साइन हो जाती है, तो भारत में भी दोनों कंपनियों के बीच में युद्ध समाप्त हो जाता है और जो मद्रास पर फ्रेंच कंपनी ने कब्जा किया होता वो वापस ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया जाता है। इस युद्ध से ये बात सिद्ध हो चुकी थी कि जो यूरोपियन सिस्टम है वार का वो भारतीय सिस्टम से ज़्यादा बेटर है। और दूसरी चीज़ है यूरोपियन कंपनी जो है भारत के पॉलिटिकल मामलों में अपना इंटरफेरेंस करके वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने लाभ को कमा सकती थी। तथा इस युद्ध के बाद दोनों ही कंपनियां यानी ईस्ट इंडिया कंपनी और जो फ्रेंच कंपनी है दोनों के बीच शत्रुता को बढ़ गई थी। अब हम देखते हैं सेकेंड कर्नाटक वार के बारे में। सेकेंड कर्नाटक वार है उसका जो मेन रीजन है, सबसे पहले जो कर्नाटक और हैदराबाद के नवाब थे वो दोनों खत्म हो चुके थे और उसके उत्तराधिकारी का क्वेश्चन आ गया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच कंपनी दोनों ही चाहती थी कि उनके फेवर का नवाब बने, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट पर कंट्रोल आ जाए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी उपलब्ध हो। इसलिए दोनों ही कंपनियां भारत के अंदर लड़ जाती हैं, जिसमें कर्नाटक के अंदर ब्रिटेन की जीत होती है यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जीतती है, जबकि हैदराबाद जो है फ्रांस के अंडर में आ जाता है। इसका प्रभाव यह होता है कि कर्नाटक का जो रीजन है वहाँ पे वो ब्रिटिश कंपनी के अंडर में आ जाता है और वहाँ पर ब्रिटिश
कंपनी अपनी राजा को संरक्षण दे देती है, जबकि जो हैदराबाद है वो कर्नाटक के कंट्रोल में आता है और वहाँ के निजाम को प्रोटेक्शन देने के नाम पर फ्रांस कंपनी अपनी आर्मी को वहाँ पर डिप्लॉय कर देती है। थर्ड कर्नाटक वार 1756 से 1763 के बीच में होता है। क्योंकि यूरोप के अंदर 7 इयर्स वॉर स्टार्ट हो जाता है फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में, तो इसका प्रभाव भारत पर भी पड़ता है और दोनों कंपनियां भारत के अंदर भी युद्ध करना स्टार्ट कर देती है, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रेंच कंपनी को बहुत बुरी तरह से डिफीट कर देती है, जिसका प्रभाव ये पड़ता है कि जितने भी फ्रेंच कंपनी के ट्रेडिंग सेंटर थे उन सब पर ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल स्टैब्लिश हो जाता है और भारत में पॉलिटिकल जो होल्डिंग है उसको गेन करने के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दरवाजे खुल जाते हैं।